स्वागत है आपका फर्स्ट एंड फास्ट न्यूज नेटवर्क। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूँ तो उनका परिचय बहुत बड़ा है और उनके जीवन में काफी संघर्ष रहा है, लेकिन इन संघर्षों के बीच भी वो अपनी सफलताओं को किस तरह प्रेरणा बनाकर अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया है, ये अभी इस बातचीत में आपको पता चलेगा। इस बातचीत के दौरान हम आपको बताएंगे कि इन पर गुजरात दंगों में जो मुकदमे हुए, जो प्राथमिकी दर्ज की गई, गुजरात के दंगों में इनका क्या रोल था, क्यों इन्हें मुकदमों में फंसाया गया, न्यायालयों के द्वारा बाद में इनको सजा हुई, सजा होने के बाद इनको जेल जाना पड़ा। उस वक्त ये मंत्री थी, मंत्री रहते इनको जेल जाना पड़ा। जब ये जेल गई तो जेल जाने के क्रम में इनका मंत्रालय से मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो तमाम बातें हैं जो हम करेंगे। हमारे गेस्ट आज के मेहमान डॉक्टर माया कोडनानी जी से। स्वागत कीजिए हमारे साथ पूरे बिहार के तरफ से आप सब। गिरकर उठना, उठकर चलना कर्म है संसार का, कर्म भी को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत और हार। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में रखना होता है, अलग होता है। कोई अपनी जीविका के लिए संघर्ष करता है, कोई अच्छे कपड़ों के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने अच्छे जीवन पद्धति के लिए संघर्ष करता है, कोई अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। तमाम लोगों के जीवन में संघर्ष की अपनी अपनी कहानी है और अलग अलग है। लेकिन हमारे साथ जो आज मेहमान है, उनके जीवन की कहानी जो है वो एक अलग संघर्षों से भरी है। अपने इन तमाम संघर्षों को देखते हुए फिर मैं आपको एक गीत की पंक्ति सुनाऊंगा। बात पुरानी है एक कहानी। बात तो पुरानी है लेकिन सच में एक कहानी है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे तो आपको लगेगा कि एक महिला होकर इतनी समस्याओं को देखते हुए, इतनी समस्याओं को जीते हुए आज भी जितना समाज बदलाव के लिए, महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रेरणा स्वरूप है। बात पुरानी है एक कहानी है, कहने का मतलब ये है कि बात बहुत पुरानी लेकिन कहानी। हमारे साथ जो आज के मेहमान है, इनका परिवार पूर्व में सिंध में बसता था। सिंध जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। भारत विभाजन के दौरान परिवार भारत आया। भारत आने के साथ उन्होंने अपना जो है गुजरात में अपना रहना शुरू किया। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुई, हालांकि जन्म पालनपुर में। समय बीता, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद इनकी रुचि चिकित्सा के क्षेत्र में हुई। फिर इन्होंने जामनगर मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई भी पूरी की। उसके बाद ये बन गई महिला रोग विशेषज्ञ। कुछ दिनों तक इन्हें मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दी, सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दी। उसके बाद इन्हें लगा कि हमें महिलाओं के लिए कुछ और किया जाए। सैदपुर नरोदा में इन्होंने अपना एक अस्पताल खोला जिसका नाम शिवम मैटरनिटी हॉस्पिटल, क्योंकि सामाजिक जीवन में पूरा परिवार रहा, सामाजिक गतिविधियों से ये भी जुड़ी रही। तो सेवाओं के साथ इनके मन में राजनीति के माध्यम से भी सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास करने का विचार है। साल 1995 इन्होंने अहमदाबाद के निकाय चुनाव से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद 1998 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नरोदा विधानसभा से 75,000 मतों के अंतर से विधानसभा सदस्य निर्वाचित। अब आप इनके प्रसिद्धि और इनके सेवा के अथक प्रयासों का अंदाजा लगा सकते हैं कि विधानसभा के चुनाव में 75,000 मतों के अंतर से चुनाव जीतना। अब आप कहेंगे कि इसमें संघर्ष का है। संघर्ष तो इसमें भी बहुत रहा होगा, जो ये कुछ बताएंगे भी। लेकिन अब आपको इनके जीवन का असली संघर्ष इसके बाद आपको पता चलेगा। 2002 दिनांक 27 फरवरी गुजरात में दंगा हुआ, गोधरा कांड। 27 फरवरी की सुबह पूरा आग की लपटों से घिरा हुआ अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास आ पहुंचे। आप सब जानते हो बहुत बड़ा ये नरसंहार के रूप में देखा जाता है। जब वो ट्रेन आके रुकी तो पूरे गुजरात में एक दंगा भड़क। दंगा भड़कने के दौरान उस दंगे में 36 महिलाओं और 35 बच्चों समेत 90 लोगों की मृत्यु की खबर। आरोप लगाया गया कि जहां दंगा हुआ वहां पर इनकी मौजूदगी थी। इन्होंने साजिश रचा और भी कई तरह के बातों का जिक्र किया गया।
इसके तुरंत बाद फिर दिसंबर 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें इनके जीत का अंतर 1,10,000 पहुंचा। अब फिर से सुनिएगा, ये जीत का अंतर 1,10,000 था, जिन पे वहां पर कुछ लोगों ने आरोप लगा के ये प्राथमिकी दर्ज करवाई कि जो दंगा हुआ उसमें इनकी भूमिका है, ये दंगा करवाने में लोगों को सहयोग किया, लोगों को जहाँ दंगा हुआ उस जगह पे ये उपलब्ध। उसके बाद फिर 2007 में चुनाव हुआ। 2007 के चुनाव में इनके जीत का अंतर 1,80,000 मतों का रहा। अब फिर से सुनिएगा, जीत का अंतर 1,80,000, और ये विधानसभा का चुनाव है, हम लोकसभा की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जहां आज अच्छे अच्छे प्रत्याशी 50,000, 70,000, 80,000 के मार्जिन से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और 50-60,000 के मतों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाता है। वहां इनके चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनके प्रसिद्धि का अंदाजा लगाने का एक पैमाना आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनके चुनावों में जीत का मार्जिन 1,80,000 का। फिर जब ये 1,80,000 मतों से चुनाव जीती, उस वक्त गुजरात में भाजपा की सरकार जो कि उस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने इन्हें महिला बाल विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। हालांकि नरोदा पटिया नरसंहार मामले में गिरफ्तारी लंबित रहने तक 2009 में इन्हें पद से इस्तीफा दिया। इस नरसंहार मामले में इन पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 143 गैर कानूनी जमावड़ा, 147 दंगा, 148 घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना, 120 बी अपराधी साजिश के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। निचली अदालत ने इस मुकदमे में वर्ष 2012 में इन्हें दोषी करार दिया और 31 अगस्त 2012 को इन्हें 28 साल की कारावास की सजा सुनाई। 28 साल यानी आजीवन कारावास, हम भाषा में समझ सकते। जब इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, उस वक्त वहाँ की सरकार, जो अपोजिशन की सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी दी, जो महिला बाल विकास एवं उच्च शिक्षा के मंत्री थे, उन पे ये आरोप था कि उन्होंने 35 महिलाओं और बच्चों समेत 90 लोगों का जो हत्या हुआ था, उनके आरोप लगे थे। ये आरोप अभी सिद्ध हुआ था और सिद्ध होकर के कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाने के बाद, ये तो सामने कोर्ट से सजा आया, लेकिन सजा आने के बाद जो विपक्ष पार्टियां थी वो इनके खिलाफ न्यायालय में ये वाद दायर किया कि इन्हें मृत्युदंड की सजा, उम्र कैद की सजा काफी नहीं। निचली अदालत के 2012 के बाद इस मामले में कुल 86 आरोपी थे और 86 आरोपियों में से सिर्फ एक महिला थी, जो आज की हमारी मेहमान है। 2002 के 9 प्रमुख सांप्रदायिक दंगों में से वह दंगा एक था। हालांकि मुकदमे चले और आखिरकार सत्य की जीत हो। मुकदमे चलते हैं, प्राथमिकियां दर्ज होती है, जांच होता है, जांच के बाद और तमाम तरह का विशेष अदालत है, निचली अदालत है, फिर ऊपरी अदालत में जाते हैं, क्योंकि निचली अदालत में कुछ षड्यंत्र के तहत अगर कुछ गलत फैसले होगा उनसे ऊपरी अदालत सुनती है, फिर उसके बाद ऊपरी अदालत सुनती है। तो इनके साथ न्याय हुआ और इन्हें 20 अप्रैल 2018 को गुजरात हाईकोर्ट में निर्दोष घोषित किया। इस मुकदमे के दौरान अभी के गृह मंत्री और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के द्वारा गवाही भी दी। कोर्ट में माननीय अमित शाह जी ने बताया कि जिस वक्त दंगा हुआ उस वक्त ये विधानसभा, और विधानसभा कोई घर तो होता नहीं है, संवैधानिक जगह है जहाँ पे है, और उस विधानसभा में होने के बाद भी इन पे मुकदमा ये चलाया गया कि उनके मुकदमा इसीलिए हुआ कि ये दंगे वाली जगह पर खुद उपलब्ध थी और दंगे वाले लोगों को भड़का रहे थे, जबकि ये विधानसभा में। ऐसा अमित शाह जी ने कोर्ट को बयान दिया। कोर्ट को बयान देते समय वो गलत तो बोल नहीं सकते हैं कि विधानसभा में नहीं थी, और जब विधानसभा में थी तो ये पूरा मुकदमा जो चला और जिसमें ये दोषी बनाई गई इतनी सारी धाराओं में, जो भारत के दंड संहिता की जो धारा है उसमें सबसे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पे लगाई जाती है, जो सारी धाराएं उन पे लगाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि असत्य के पांव टिकते नहीं, आखिर न्याय हुआ और निर्दोष साबित। लेकिन समाज जो इन्होंने सेवा किया, जो इन्होंने नाम कमाया, जो इन्होंने अपनी पहचान बनाई, वो धूमिल। जब आपकी प्राथमिकी दर्ज होती है
तो ही आपको समाज दोषी मान चुका होता है, आप मुजरिम करार कर दिए जाते हैं। और उस समय के परिवेश में जो भी समाचार मीडिया माध्यम से लोग देखते और सुनते हैं आपको, वहां पे भी आपको एक मुजरिम बना दिया जाता है, आपको दोषी घोषित कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में इनका दोष बस इतना था कि इन्होंने समाज के हर तबकों के लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस रिपोर्ट में छपे कि इस दौरान जब सजा होती है उम्र कैद की, तो आप सोच सकते हैं व्यक्ति का मानसिक हालत क्या होगा, उनके परिवार की हालत क्या होगा। तो उस दौरान इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही। इनके मानसिक अवसाद को ठीक करने के लिए दवाई जब काम करना बंद कर दिया, तो कई तरह की अलग थेरेपी दी गई, जो कि मैं नहीं कहता। उस समय इनके इलाज में लगे सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया इन्हें आत्महत्या करने की विचार आते थे, आत्महत्या करने की योजना बनती थी। कोई व्यक्ति जब अपने प्रयास से, और वो भी एक महिला जब इतनी लंबी यात्रा तय करती है और उनके बाद उनकी यात्रा को एक राजनीतिक विध्वंस से धूमिल कर दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति का जो अपना ये है वो ठीक नहीं रहता, और इनके मन में वैसे विचार आते थे। और ये डॉक्टरों ने बताया है, और कई समाचार पत्रों और मुख्य समाचार खबरों में आज भी उपलब्ध है। अब फिर से आपको एक गाना सुनाएंगे। क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कुंभलाया है, तन्हा तन्हा रोने वाले कौन तुम्हें याद तो आएंगे साहब। वो एक साधारण परिवार से निकलकर एक महिला, और उस वक्त में कितना प्रयास और संघर्ष रहा होगा, पूरे सामाजिक जीवन के गौरव के चलते अनैतिक भाव से कलंकित करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज हमारे बिहार में इनकी मौजूदगी है, आज बिहार आए हैं और हमें इनसे बातचीत का मौका मिला है। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव के साथ हम इनके जीवन पर भी, इनके संघर्षों पर भी इनसे जानेंगे, सीखेंगे कि इतने बुरे दौर को इन्होंने किस प्रकार पीछे छोड़कर आज पुनः समाज के मुख्य धारा में, समाज की सेवा में जुटी है। सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, बेटियों के लिए प्रेरणा है। हम झांसी की रानी की कहानी सुनते हैं, लेकिन हमारे सामने सच में वो झांसी की रानी है, जो तमाम षड्यंत्रों के दीवारों को तोड़कर आज फिर से बेटियों के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सेवा के लिए खड़ी है। स्वागत कीजिए हमारे साथ, हमारे बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर माया कोटनानी जी। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हम जानना चाहेंगे आपके शुरुआती दिनों के बारे में। हमारे दर्शकों को बता दें, दर्शकों, आप डॉक्टर माया कोटनानी जी एक सिंधी परिवार से आते हैं, जो भारत विभाजन के पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत विभाजन के दौरान इनका भारत आना हुआ, और ये गुजरात में परिवार के साथ, परिवार चूंकि पहले ही आ गया था भारत विभाजन के दौरान, तो इनका जो है अपना रहना सहना, शिक्षा, जन्म, शिक्षा सब गुजरात में। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती दिनों का कैसा था? जैसे कि आपने बताया, मेरा परिवार, मेरी ग्रैंड मदर, दादी माँ और मेरे पिताजी सिंध प्रांत से भारत में आए थे विभाजन के दौरान। सिंध प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, अविभाजित अखंड भारत का एक हिस्सा था। पाकिस्तान से नहीं आए थे, सिंध से आए थे, जब भारत एक था, जो अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में है। और दुखद बात ये थी कि जब भारत का विभाजन हुआ, तो पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ, आधा पंजाब पाकिस्तान में गया, आधा पंजाब भारत में रहा। बंगाल का विभाजन हुआ, आधा बंगाल भारत में रहा, आधा बंगाल उस समय का पूर्व पाकिस्तान बना था, जबकि पूरा सिंध, पूरा प्रांत पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए सबसे ज्यादा व्यथा, पीड़ा भुगती होगी तो सिंधी समाज ने भुगती। पूरे सिंधी समाज के सब लोगों को वहां अपने खेत खलियान, धंधे, मकान सब छोड़ के हम भारत में निराश्रितों की तरह रहना पड़ा। काफी मुश्किल रहा होगा उन दिनों, जब अपना घर परिवार सब छोड़ के एक नए जगह पे जाके, जहाँ कुछ विभाजन हो गया था, और उस समय देखा जा रहा था कि कहीं काटे जा रहे हैं, कहीं आदमी को जिंदा जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, आने जाने की व्यवस्था अपने वहाँ उनपे ये पीड़ा दी जा रही थी, प्रताड़ना दी जा रही थी कि या धर्म बदल लीजिए
या फिर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने धर्म बदलना पसंद नहीं किया था हमारे बुजुर्गों ने, और छोड़ के सब कुछ छोड़ के यहाँ भारत आ गए थे। और सब कुछ छोड़ के भारत आने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी की, कुछ भी साथ नहीं लाए थे। हमारी महिलाओं ने पापड़ बेन के, कपड़े सी के, बिड़िया करके और अपने परिवारों की पालना की थी। हमारे जो पुरुष वर्ग था उन्होंने ठेले लगाए थे, कंधों पे बोझ उठा के और काम करके, मजदूरी करके काम किया था। पर एक बात की मुझे गौरव हमेशा रहेगा कि सिंधी समाज ने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी थी, और कभी भी ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद कभी अपने लिए माइनॉरिटी का अधिकार नहीं मांगा। माइनॉरिटी तो आजकल वही तथाकथित बने हुए हैं। हाँ, और आज भी देखा जाए तो पूरे देश भर में विकास की जो गति बढ़ रही है उसमें सबसे ज्यादा योगदान सिंधी समाज का है। अब टैक्स देने जाते हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स सिंधी समाज दे रहा है, और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स खोलने में योगदान है। जसलोक हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सिंधी समाज के। मतलब सुनने में सर्जन करने वाला है समाज का, और उस समाज के होने का मुझे गौरव है हमेशा। जैसा कि आपने बताया कि उनके चूंकि विभाजन हुआ, जो भी चीजें थी वो तो आदमी वहां से बच के किसी तरह जिंदा चला गया, क्योंकि कहा जा रहा था जैसा कि आप बता रहे हैं कि धर्म बदल लो या फिर छोड़ दो। तो आ गए तो यहाँ कुछ था नहीं, काफी परेशानियां हुई। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई, लेकिन इतने मुश्किलों में उस जमाने में, और जो परिवार बट के आया है, बंटवारे का दर्द देखा है, विभाजन का दर्द देखा है, परिवार इतना आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, उस जमाने में ये सोचना कि हमें डॉक्टर बनना है। जी, मेरा जन्म तो भारत में हुआ है, विभाजन के बाद के भारत में मेरा जन्म हुआ है। मेरी शिक्षा गुजरात के बनासकांठा, बहुत ही पिछड़ा जिला था उस समय, और उसके पालनपुर में हुआ है। मेरे पिताजी अखंड भारत के सिंध प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, संघ के कार्यकर्ता। आप भी जुड़ी रही हैं सेविका समिति? जी, मैं राष्ट्रीय सेविका समिति की द्वितीय वर्ष सेविका रही हूँ। राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के समानांतर चलने वाली महिलाओं का संगठन। जी, तो संस्कार हमें शुरू से पिताजी ने राष्ट्र प्रेम के दिए हैं। सबसे आगे परिवार हो, समाज हो, पर सबसे आगे हमारा देश है। ये संस्कार पिताजी ने शुरू से दिए थे, और सेवा भावना शुरू से पिताजी व्यवहार से हमें देखा है। पिताजी कहते नहीं थे, करते थे। तो जो करते थे वो हमने देखा है परिवार में। तो हमारे जीवन में वो संस्कार आए कि हमें भी पिताजी के ही जीवन को आगे बढ़ाना है और उनके पद चिन्हों पे चलना है। तो उसके हिसाब से समाज सेवा तो हमारे जैसे खून में थी। तो अच्छा लगता था लोगों की सेवा। अच्छा, ये कभी मन में भावना नहीं आती थी कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, कर रहे हैं। एक जीवन का पद्धति बन गई थी। जंगला है, समाज जो सेवा है वो देना है। इसमें मन में कभी आप कह रहे हैं तो ध्यान में आता है, कभी आप कुछ कहते हैं तो इसको समाज सेवा कह रहे हैं और करी है। ये कभी मन में भी ऐसी भावना नहीं आई कि हम कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर एक पद्धति बन गई जीवन की। आपने जैसा बताया कि पिताजी जो संघ के कार्यकर्ता रहे, उन दोनों संघ पे काफी आज भी प्रभाव होता है। आज भी कहा जाता है कि संघ गलत इरादों से काम करता है, संघ ऐसा करता है, संघ वैसा करता है। गांधी जी की हत्या का आरोप लगा, चूंकि पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे आपके बाबूजी शुरुआती दिनों में, तो उनकी जानकारी में होगा। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि संघ और भाजपा देश को लूटने बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो आप चूंकि संघ परिवार रहा है आपका, क्या होता है संघ परिवार में जन्म लेना? क्या संघ की क्या परिदृष्टता थी उस समय, और संघ किन कठिनाइयों में गुजरकर देश के लिए कैसा योगदान दिया, जो आज विपक्षी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि आरएसएस और भाजपा देश को लूट रही है, संपूर्ण देश को बर्बाद किया, तो इस पे आपके क्या विचार? जी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी पहले पालनपुर में सरकारी एम्प्लॉय थे, मामलतदार तक, तहसीलदार जो कहा जाता है, गुजरात में मामलतदार, तहसीलदार तक रह चुके हैं। पर संघ की प्रेरणा से
उनको प्रेरणा दी गई कि सरकारी एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको खुद खुद परिवार का पालन पोषण कर पाओगे, समाज को क्या दे पाओगे। तो ये बात मेरे पिताजी को छू गई और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के और पालनपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है डीसा, जिसमें जाके स्कूल की शुरुआत की। और उस समय में खानगी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, और वो भी छोटे से गांव में शुरू करना और संघ के विचारों से शुरू करना बहुत मुश्किल काम था। लोग 1960 की बात बता रहे हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो लोग कांग्रेस का बहुत जमाना था और संघ को, आपने कहा, उसको संघ को गलत दृष्टि से देखा जाता था, गांधी जी की हत्या का आरोप लगा दिया, सेना पाबंदी, गलत दृष्टि से देखा जाता। तो ऐसे समय में मेरे पिताजी डीसा में अकेले गए थे, हमको पालनपुर में रखा था, और अकेले डीसा में जाके 40 बच्चों से एक आलू की जो गोडाउन होता है, तो आलू के गोडाउन में 40 बच्चों से उन्होंने स्कूल शुरू की थी। बच्चे आते नहीं थे स्कूल में, तो गांव गांव घूम के वो बच्चों को ले आते थे और अपने घर में रखते थे, उनको अपने घर में खाना खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे। मेरी माताजी को लेके गए बाद में कि मेरी माताजी उनके लिए खाना बना के खिलाती थी और हम मेरे दादाजी के साथ पालनपुर रहते थे। तो ऐसे उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। और मुझे बताते हुए ये वर्ष इस बात का हो रहा है कि जब मेरे पिताजी रिटायर हुए 1989 में इस स्कूल से, तब उस डीसा, तब तो नगर बन गया था, उसकी सबसे अच्छी बड़ी स्कूल और 3000 बच्चों की स्कूल बन गई थी। और जब मेरे पिताजी 40 बच्चों और गोडाउन से 3000 बच्चे, और जब मेरे पिताजी रिटायर हुए तो उनका मेरे नगर ने बहुत बड़ा सम्मान किया था। उनको एक तरफ उनके वजन के बराबर चांदी से तोला गया था और वो चांदी उन्होंने स्कूल के डेवलपमेंट में दे दी थी। चूंकि आपने बताया है कि उस समय संघ में काम करते थे, बच्चों को लाके खिलाते थे, संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, कई जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। संचालक जी, जो सर संचालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी, उनका भी कई जगह संबोधन आ रहा है और कई तरह के लेख भी छप रहे हैं। इस भोजन की चर्चा में मुझे एक लेख याद आ रहा जो मैं पिछले दिनों पढ़ा, जिसमें बताया गया था कि संघ में जो ऐसे प्रचारक थे कि अपने भोजन के लिए जो उनको रोटियां मिलती थी, उस रोटी को सुखा लेते थे और सुखा के रखते थे कि अगला दिन अगर भोजन कहीं से नहीं मिल सका तो वही रोटी खा के हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। और ऐसे कई वक्त आए, कई समय आया जब रोटी नहीं उपलब्ध था, कोई देने वाला नहीं था। क्योंकि आपने बताया कि कांग्रेस के शासन में कितना मुश्किल होता था लोगों को काम करना, तो वो रोटी को फुला के खा के और संघ के लिए काम करने निकल जाते थे। संघ शताब्दी वर्ष में संघ का क्या महत्व है और क्या? जी, संघ का महत्व मैं बताऊं ऐसे कि संघ, जैसे आपने बताया, जब मेरे पिताजी संघ में काम करते थे उस समय में कार्यालय तो नहीं हुआ करते थे। संघ के प्रचारक स्वयं सेवक या कार्यकर्ताओं के घर में ही अपना निवास स्थान करते थे। तो जब भी कार्यकर्ता ऐसे प्रचारक घर में आते थे तो रात को 10 बजे भी घर में आते थे। उस टाइम घर में कुछ भी नहीं होता था तो मेरी माताजी रात को 10-11 बजे भी उठ के उनके लिए खाना बना के उनको खिलाती थी। तो ये देखा है कि संघ के प्रचारकों ने, स्वयं सेवकों ने कितना कितना संघर्ष किया है इस देश के निर्माण में। और देश का निर्माण का मतलब ये होता है कि संघ का ध्येय था अच्छे चरित्रवान देश प्रेमी कार्यकर्ता इस देश को देना। संघ का शाखाओं में यही काम है, संघ का दूसरा कोई काम नहीं है। संघ का काम है चरित्रवान लोगों का निर्माण करना। और अगर चरित्रवान देशभक्त लोग होंगे तो देश अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनको उनके मन में देश के लिए कुछ करने की भावना होगी। ठीक बात है, लेकिन इन बातों को आप बता रही हैं कि लोग घर घर जाके तो इनमें कहाँ है कि देश को लूट रहा है, देश को, वो तो खुद मार के खा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के घर में रुक रहे हैं और कोई एसी 5 स्टार होटल, कोई बड़ी गाड़ी, आपने कहा कि मतलब रुकने का कार्यालय भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा देश को लूट लिया, कहा तानाशाही आ गई, संघ तानाशाही चला रहा है, ये कैसे? ये गलत भ्रमणाएं हैं। संघ में कभी भी कोई तानाशाही का हमने कभी महसूस ही नहीं किया है। तानाशाही तो हमने देखी 1975 में, जब मेरे पिताजी को भी इमरजेंसी में जेल में डाला गया था। मेरे पिताजी 19 महीनों तक
छोटे से गांव में रहते हुए भी संघ का कार्य कर रहे थे, सिर्फ एक ही काम में संघ का कार्य कर रहे हैं, उनको इमरजेंसी में जेल में डाला गया था मीसा के अंतर्गत। आप समझ सकते हैं, एक शिक्षक थे मेरे पिताजी, मैं उस समय मेडिकल कॉलेज में जामनगर पढ़ रही थी, मेरा भाई अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी माँ और मेरी छोटी बहन, ये लोग छोटे से गांव दिशा में रहते थे। पूरी इनकम बंद हो गई, खाने पीने के लिए तकलीफें शुरू हो गई, घर में तकलीफें शुरू हो गई, हमारी पढ़ाई के लिए फीस देने की तकलीफ शुरू हो गई। फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़े और तानाशाही इसको कही जाती है कि सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने उस समय इमरजेंसी लगाई थी, जबकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध में निर्णय दिया था कि उनका संसदीय चुनाव उनका रद्द कर दिया था और 6 साल तक चुनाव लड़ नहीं पाएंगी, ऐसा डिसीजन दिया गया था, तो डर के मारे। और आज कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, वो लोग संविधान खतरे में, संविधान का तो उन्होंने जो हनन किया है, हत्या की है संविधान की, ऐसी हत्या आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं की है। तो कांग्रेस ने ये संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लगाई थी, जिसको हमने खुद ने भुगता है। तो संघ कहाँ है इसमें सर्वभुक्ताशाही का बात करता है? संघ की हर निर्णय सामूहिक होते हैं, संघ का कोई निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता है, संघ के सभी निर्णय सामूहिक होते हैं और समूह में जो निर्णय होता है तो वो संघ का निर्णय कहा जाता है, एक व्यक्ति का निर्णय नहीं कहा जाता है। मैम, आपने बताया कि परिवार आपका चूंकि साधारण परिवेशों से गुजरा, आप अपना शिक्षा ग्रहण की, फिर डॉक्टर बने, आप महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो इन सारे आपका परिवार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा, हमेशा जुड़ा रहा, लेकिन इसके बाद अचानक आप अस्पताल में सेवाएं दे दी, अपना अस्पताल भी शुरू किया जिससे महिलाओं को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती, लेकिन इसके बाद अचानक से आपको राजनीति में आने का मन कहाँ से हो गया? जी, राजनीति में आने का मेरा मन कभी था नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया, हम तो शुरू से समाज सेवा से लगे हुए थे। और अहमदाबाद में उस समय में माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम करते थे। और नरेंद्र भाई जी 1987 में, आप भी खूब संगठन का काम, जी वो संघ से जुड़े थे। 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के तौर पर गुजरात में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। तो जब वो, और उनको लगा था कि अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है पार्टी में, तो और पहली बार 1995 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव डिक्लेयर हुआ। अब उस चुनाव में हर वार्ड में से 3 लोगों की पैनल चुनाव लड़ती थी। 3 पैनल में से 2 भाई लड़ सकते थे, 1 महिला रिजर्व थी। तो हर वार्ड में 1 महिला की आवश्यकता थी। और मैं मेरी जहाँ हॉस्पिटल थी, वहाँ मेरी अच्छी लोग चाहना थी, मेरे चिकित्सालय की वजह से, आपके सेवा के काम की वजह से अच्छी लोग चाहना थी। तब उनको ध्यान गया होगा कि संघ परिवार से है और इस वार्ड में अगर जीतना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट वार्ड था भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतने के लिए, तो अगर इसको लाया जाएगा तो पूरी पैनल हम जीत सकते हैं। इसलिए उनका आग्रह था आप आइए और भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन लड़के आप सहयोग दीजिए। तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आग्रह से मैं राजनीति में आई। अच्छा, मोदी जी के के कारण राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ। और मुझे बताते हैं कि हर्ष होता है कि उस टाइम समय वो पहली बार उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी और मैं पार्षद के तौर पे मैंने अपनी सेवाएं, राजकीय सेवाएं देना शुरू किया। उसके बाद फिर आप विधायक बने? जी, उसके बाद तो जैसे मैं पार्षद थी, तो तीसरे साल पहली बार पूरे गुजरात में स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी जिसको बोला जाता है, उसको पहली बार किसी महिला को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वो मुझे बनाया गया था। वो रिजर्व नहीं है, मेयर वगैरह रिजर्व होते हैं, महिला के लिए रिजर्वेशन होता है मेयर का, पर स्थायी समिति का रिजर्वेशन किसी महिला या पुरुष का नहीं होता है। और पहली बार किसी महिला को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया पूरे गुजरात में, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करने का। और जब मैं स्थायी समिति की अध्यक्ष थी, तभी उसी दौरान ही 1998 में गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें मुझे
जिसमें आपको विधायक के मात्र तौर पर। 72,000 था पहली बार जी जी चुनाव में। जी लेकिन ये तमाम बातों के साथ जब हम आपका पूरा गौरवान्वित जो पुराना बाहर से आके रहना, सारी चीजें करना, उसके बाद इतना गौरव कमाना, इतनी सेवाएं देना कि आपकी प्रसिद्धि उस जगह काफी थी, जी क्योंकि 72,000 के मतों से पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतना साधारण बात नहीं जी है। जी लेकिन राजनीति में आपका आना, ये जीतना किसको अच्छा है? क्योंकि बाद के दिनों में जिस दौर से आपको गुजरना पड़ा, जिस तरह के आप पे आरोप लगे, वो साधारण नहीं था, किसी भी परिवार के लिए साधारण नहीं होते। बाद में आपको कई तरह के आपराधिक मामलों में जिसमें सजाएं भी हुई, आपको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, बाद में आपको न्याय हुआ, आप निर्दोष साबित हुई, लेकिन वो दौर इतना साधारण तो नहीं होगा। बिल्कुल साधारण नहीं था। जैसे आपने पूछा कि किसको अच्छा नहीं लगा, तो स्वाभाविक तौर पे इतनी लोक चाहना थी तो सामने के पक्ष को ही अच्छा नहीं लगा होगा, तभी तो उन्होंने लगा 75,000 के लीड से जीत गई हैं तो ये भविष्य में खतरा ही खतरा है, तो उनको अच्छा नहीं ही लगा होगा। जैसे मैं मान के चलती हूँ कि मैं तो कभी किसी को अपना विरोधी मानती ही नहीं हूँ। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए इस तरह का कि आप पे इतनी धाराओं में केस प्राथमिकी दर्ज हो गई। अब समाज तो ये नहीं जानता है ना, समाज जब जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं वैसे ही समाज मान चुका होता है कि आप मुजरिम हैं। पुलिस आपके यहाँ आई मतलब आप मुजरिम हैं। आपके परिवार के गौरव, आपने जो सेवाएं दी, आपने जो प्रतिष्ठा कमाया, वो सब खत्म। उस समय के सारे समाचार पत्र, सारे प्रमुख खबर, सारे कुछों में बस यही दिखाया गया कि हाँ साहब यहाँ दंगा हुए, इस दंगा की मुख्य आरोपी, और ये भी एक था कि पूरे आरोपियों में कुल 86 आरोपी थे, उसमें एक आप ही महिला, अकेली महिला, पहला महिला अध्यक्ष भी बनी। सारा कुछ पहली ही बार होते जा रहा है। जी जी जी। मैं बताऊं आपको, जैसे मैं 1998 में पहली बार विधायक हुई थी और ये 2002 में दंगे हुए, तब मेरा भी पहली टर्म थी विधायक के तौर पे, और ये मतलब बहुत करुण दुर्घटना हुई थी। जो कार सेवक अयोध्या से ट्रेन में लौट रहे थे तो गोधरा स्टेशन पे डिब्बे को जलाया गया, कार सेवकों को 59 कार सेवकों को जलाया गया, योजना पूर्वक षड्यंत्र से जलाया गया। तो जब ये पूरे मीडिया ने दिखाया, पूरा दिन दिखाया कि कैसे कार सेवक जल रहे हैं और उनकी लाशों को दिखाया गया, सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगों में से एक था। उसके बाद दंगा भी बढ़ गया। उसके बाद दूसरे दिन पूरे गुजरात में बंद का ऐलान दिया गया विश्व हिंदू परिषद के तरफ से। और स्वाभाविक से जब मीडिया ने इतना दिखाया कि हमारे निर्दोष कार सेवकों को जलाया गया है, तो पूरे गुजरात में दंगे फैले, स्वयं लोग अपने आप रस्तों पे आ गए, और अब कौन कहाँ क्या दंगा कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हमारे नरोड़ा में हमारी FIR में लिखा हुआ था कि 20 से 25,000 लोग रास्ते पे थे, और उसके बीच में मैं थी जो जबकि मैं थी नहीं। तो वहां पे स्वयं वो कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरे गुजरात में हुआ था, पूरे गुजरात में तो हुआ ही नहीं। फिर मुख्य आरोपी आपको कैसे बना बस वही तो कांग्रेस की चाल थी ना, षड्यंत्र था ना। उनको एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर को, नेत्री को फंसा के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को क्लच में लेना, ये तो उनका षड्यंत्र था। हालांकि बाद के दिनों में आपको वरिष्ठ न्यायालय से, कांग्रेस की सरकार की जब आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो सजा का ये हुआ था न्यायालय से, जब आपको उम्र कैद की सजा हो, तब उन्होंने एक अलग से पिटीशन दायर किया कि इन्हें मृत्युदंड दिया। जी जी जी। आप जिस समाज में, जिस व्यवस्था के लिए आपने इतना दिन काम किया, उस समाज के उस पूरे गुजरात में हुए दंगों के आरोपी बनाकर आपको बस सिर्फ इसलिए मृत्युदंड दिया जाए क्योंकि आपका ये है कि आपने सेवा किया, आपने वहाँ प्रसिद्धि कमाई। जैसा कि बाद में बताया भी गया कि आप वहाँ थी ही नहीं, और दंगा तो पूरे गुजरात में था, केवल उसी जगह था नहीं, लोग तो सभी जगह लोगों की क्षति हुई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी। ये दुखद था, लेकिन इस तरह से वो अपने राजनीति के चक्कर में आपको इतना महिला गोधरा के बाद जो आफ्टर गोधरा हुआ वो भी दुखद ही था। जितने लोगों की हत्याएं हुई वो नहीं होनी चाहिए, ये सही बात है, पर वो कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे मैंने कहा, एक एक पूरे रास्तों पे लोग स्वयं आ गए, लोगों के मन में आक्रोश आ गया था क्यों हो रहा है। और मैं बताऊं आपको, आपने जैसे बताया कि 2002 की घटना है, उसके बाद तो मैं 2 बार इलेक्शन लड़ी, उसके बाद 2002 दिसंबर में इलेक्शन लड़ी,
2007 में मैं इलेक्शन और उसमें लड़ी भी- और तब तक मैं आरोपी नहीं थी। और तो उसमें भी आपका जीतों का अंतर 1,10,000, और दोनों बार उसके बाद फिर आपका 1,80,000। तो अब जो व्यक्ति दंगा करवाया हो, जो व्यक्ति वहाँ के लोगों को मारा हो, जैसा आपके आरोप लगे जी, हैं, जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, जी, जैसा आपके आरोप लगे हैं कि आपने लोगों को मारा, जलाया, आप पे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है कि आपने हथियार चलाए, आपने हत्या की कोशिश की, आपने हत्या करवाया, आपने सांप्रदायिक दंगे भड़काए। जो व्यक्ति इस जगह पे दंगा भड़का रहा है, वहाँ के लोग उन्हें 1,80,000 मतों से क्यों जिता देंगे? मैं वही बता रही हूँ कि और वो दंगा के तुरंत बाद था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत समय हो गया था, लोग भूल गए थे। मेरे पे आरोप लगा 2008 में। 2002 की घटना का आरोप ही 2008 में लगा। 6 साल तक तो आरोप ही नहीं लगा था। आरोप ही नहीं लगा। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रचना की जी। कि जी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जी। फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो फिर से इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को फैब्रिकेट करके सिखाया गया। नाम जो उनके क्लास लिए जाते थे कि आपको ये जाके बोलना है एसआईटी में। तो हमने हमने इन नेताओं को देखा था वहाँ, मतलब वो इतने सिखाए गए थे, कैसे प्रलोभन देकर उनको सिखाया गया होगा वो हमको पता नहीं, पर उनको सिखाया गया था क्योंकि सब एक ही तरह तोते की तरह बोलते थे कि हमने यहाँ देखा था, हमने यहाँ देखा था, इस समय में देखा था, जबकि उस समय में मैं विधानसभा में थी। जी। और विधानसभा संवैधानिक जगह तो है ही है, वहाँ विधानसभा के रजिस्टर में हमारी साइन होती है और वहाँ की एंट्री रहती है, वहाँ वहाँ की एंट्री सारी रहती है। कार्रवाई रजिस्टर वहाँ होती है। नहीं, वीडियो में दिखाया जाता है कि मैं खड़ी हूँ वहाँ। जी जी जी। मतलब इसके बावजूद भी कोर्ट ने नहीं माना। ये कितनी मतलब न्यायिक व्यवस्था न्यायिक है, व्यवस्था है, हम उस पे हम कह नहीं नहीं सकते करेंगे। हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानने उनका वाले आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन एक संवैधानिक जगह पे ही होने के बाद एक संवैधानिक जगह से आपको दोषी करार दिया गया और वो दोष ऐसा था कि आपको उम्र कैद की सजा सजा हो गई। तो जब सजा हुई तो 28 साल की सजा, पूरा परिवार टूट गया। मेरे पिताजी बहुत ही उम्र, हाँ, बाद के दिनों में पता चला कि आपके इलाज में जो डॉक्टर लगे थे, जी जी, उन्होंने बताया कि कोई दवाई काम नहीं करती थी। आपको मानसिक तौर पे शॉक पर लगा, कई तरह का चीजें हो गई, फिर आपको कई थेरेपी देने पड़े जब दवाई काम नहीं करती। शॉक दिए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए। जी, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। और साहब इतना दर्द, जो मतलब मौत का सजा देख के आए, अब आपको आत्महत्या करने की इच्छा आती थी, ऐसा वो इसलिए सरकारी आती अस्पताल में थी, डॉक्टरों ने कहा। वो ये इसलिए कहने में नहीं, शक नहीं थी। मतलब इसलिए आती थी कि मैं जिस जगह पे थी ही नहीं, उसका आरोप मेरे पे क्यों लगाया गया। मुझे जब हम जजमेंट के दिन में निकल रही थी घर से, तो मैं घर पे दूध फ्रिज में रख के नहीं निकली हूँ कि मैं तो वापस आऊंगी। जिस जगह पे थी नहीं, उस जगह की सजा मुझे कैसे हो सकती है। मुझे संविधान में पूरा विश्वास था, और वो भी उम्र कैद की। और वो भी उम्र कैद की। तो मतलब वो एक शौक लग गया था। तो उसकी सेवा करते करते ये क्या हो गया, सेवा का सजा उम्र कैद दे। सेवा के साथ मुझे करते करते मेरे साथ क्या हो गया। तो वो शौक था, उस शौक में से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। मेरा पूरा परिवार बिखर गया था और मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि उनको, मेरे पिताजी को ये लगता था कि हम ऐसे संस्कारों से निकले और उनके संस्कार, दिए हुए संस्कारों की वजह से मेरे अंदर समाज सेवा और देशभक्ति की भावना आई है, और उनकी वजह से ही मैं राजनीति में एंटर हुई। तो उनको बहुत दुख लग गया, वो शौक में थे। यहाँ पे बात करना तो फिर भी आसान है, हाँ। हम मुस्कुरा के बात कर ले रहे हैं, लेकिन उस समय की परिस्थिति कैसी रही होगी कि मतलब इतना करने के बाद किसी को उम्र कैद की सजा हो जाए, और ये ऐसा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का, और जो सेवा में रहा है, जिसका कहीं कोई सरोकार नहीं है, एक परिवार का गौरव है, अपना एक प्रतिष्ठा है, 72,000, 1,10,000 मतों से कोई। दर्शकों, आप जानते होंगे कि आपके यहाँ किसी को 10,000 वोट ऐसे नहीं मिलते। 1,10,000 वोट, 1,80,000 वोट अगर आया है, तो हमें नहीं लगता है कि उस व्यक्ति का वहां पे छवि हमको बताने की जरूरत आपको पड़ेगी। कैसी छवि होगी कि 1,80,000 वोट विधानसभा के चुनाव में मिल गए। फिर बाद में गुजरात सरकार में मंत्री भी बनी, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उससे भी आपको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि 2008 में आरोप लगा। फिर हमने अप्लाई किया कि ये गलत आरोप लगे हुए हैं, अग्रिम जमानत के लिए भी हमने अप्लाई किया, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत भी मंजूर नहीं की। तो फिर लगा कि अब रिजाइन करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि संविधान में मानने वाले लोग हैं हम लोग। तो देश के संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए रिजाइन करके फिर
पूरा ट्रायल और फेस जेल से सरकार चलाने वाले कह रहे हैं कि लोकतंत्र के हित में। कोई बात नहीं, हमने पहले रिजाइन किया फिर ट्रायल फेस की, मंत्री पद से रिजाइन करने के बाद ट्रायल फेस की, और ट्रायल फेस करने के बाद अगर सजा हुई तो जेल भुगती, और फिर हाईकोर्ट से डबल बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने मुझे निर्दोष साबित किया है। मतलब सिंगल जज नहीं, 2, उन्होंने बहुत 1-1.5 साल तक उन्होंने सुना के, एसआईटी भी थी, पूरी टीम 56 57 या 86 गवाही है। जी जी बहुत अच्छी तरह से सुना हाईकोर्ट ने। अमित शाह जी भी गवाही देने गए थे। जी अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इनके मामलों में कोर्ट में बयान देने पहुंचे थे। जी वो कोर्ट में बयान, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, उन्होंने कोर्ट में आके बयान दिया, क्योंकि उनको पता था कि मैं वहाँ पे नहीं थी, मैं उनके साथ थी, हम लोग साथ में विधानसभा में थे, फिर हम आगे पीछे की गाड़ी में हम लोग वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुंचे थे कि जहाँ पे गोधरा से दिल्ली में लाशें ला रहे थे। तो मैं और अमित शाह जी एक साथ उस हॉस्पिटल में थे, और उस हॉस्पिटल में थे, उसका वीडियो शाम को दूरदर्शन में भी दिखाया गया है। दूरदर्शन में जो समाचार दिखाए गए, उस समाचार में भी दिखाया गया कि मैं और अमित शाह जी साथ में उस हॉस्पिटल में हैं। देखिए मैम, अभी जैसा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, तो हम आपसे पूछ लेते हैं। विपक्षी पार्टी कहती है कि कानून बचा नहीं, न्यायालय की व्यवस्था बची नहीं, ईडी है, सीबीआई है, सब हैक हुए जा रहे हैं, तानाशाही चल रही है। तानाशाही के बारे में हमें बताया भी, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि आप अस्पताल में थी, इसका वीडियो दूरदर्शन पे चला, विधानसभा एक संवैधानिक जगह है, वहां पे आप थी, और उसके बाद आपको न्यायालय से सजा हो जाती है उम्र कैद की, और कहा जाता है कि न्याय अभी नहीं है, कोर्ट अभी बीत चुका है। वो ये उदाहरण है, ये सामने उदाहरण है कि देख लो भाई, कानून की। अभी कुछ दिन पहले बिहार आके पूरा दुहाई देने गए राहुल गांधी, पूरा बिहार घूमे हैं, तभी उनको कितना रिस्पांस मिला है पूरी जनता जानती है। बिहार की जनता जाग गई है, जागरूक हो चुकी है। मैं पिछले 10 दिनों से बिहार में घूम रही हूँ, और बिहार में घूमते घूमते मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता बहुत जागरूक हो गई है। और पहली बार बिहार आई? जी मैं पहली बार बिहार आई हूँ, क्योंकि मन में एक बिहार के लिए अच्छी धारणा नहीं थी। हाँ, मैंने सुना कि बिहार आने से आपको बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बिहार में कैसा होगा, क्योंकि सुन रखा था बिहार जंगल राज है, बिहार में लोग शाम को 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते हैं, बिहार में बच्चों को किडनैप किया जाता है, बिहार में गाड़ियों को उठा के ले जाया जाता है। तो डर था मन में, परिवार वालों को भी डर था कि आप कहाँ जा रहे हो, बिहार जा रहे हो। अब हमारे पार्टी ने आदेश किया है, अब पार्टी को आवश्यकता है तो जा रहे हैं। तो अभी का बिहार कैसा लगा? नहीं, अभी का बिहार मैं वही बताने जा रही हूँ कि अभी का बिहार यहाँ आने के बाद जो अनुभव हुआ, बहुत परिवर्तित बिहार दिख रहा है। बिहार में डर की कोई बात नहीं है। हम खुद शाम रात को 9-10 बजे तक पूरे विस्तार में घूम रहे हैं, अच्छी तरह से घूम रहे हैं। महिलाएं बहुत आत्मविश्वास के साथ घूम रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे जंगल राज जिस समय में था, अब मैं नाम क्या लूं, किसके समय में जंगल राज था, बिहार की पूरी जनता समझती है, मैं क्यों नाम लेके अपना खराब करूं। तो ऐसे जंगल राज में से अभी एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर लाया है, और बिहार ने अब विकास की गति पकड़ी, ये दिख रहा है। अभी गति पकड़ी, अभी बहुत विकास और करना है। हमारा लक्ष्य है इस देश को 2037 तक, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश के लाइन में खड़ा कर देना है। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड कंट्री जिसको परम वैभव कहा जाता है, परम वैभव की तरफ ले जाना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। अगर 2047 तक पूरे देश को परम वैभव की तरफ ले जाना है, विकसित बनाना है, तो बिहार पिछड़ा रह जाएगा तो थोड़े देश का विकास होगा। एक गुजरात विकसित है, महाराष्ट्र विकसित है, राजस्थान विकसित है, पर बिहार विकसित नहीं है, बंगाल विकसित नहीं है, उड़ीसा विकसित नहीं है, तो देश पूरा विकसित नहीं कहलाएगा। शरीर के सब अंग स्वस्थ होने चाहिए ना, तो इस स्वस्थता मिलेगी। वैसे ही पूरा देश के सभी राज्य विकसित होंगे तो ही पूरा देश विकसित कहलाएगा। इस सवाल पे हम आगे भी आएंगे विकास के बारे में,
और गुजरात और बिहार को भी कैसे जोड़ा जा रहा है विकास के मामले में, इस पर भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, चूंकि उन्हीं के आग्रह पर राजनीति में आई थी इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, गया जी आए जी जी जी, और आप भी गया जी गए। जी जी, अभी पितृपक्ष का समय है और ऐसा माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इसका अपना एक धार्मिक आस्था भी है, आस्था का केंद्र भी है। तो आप गया जी से हो गए, कैसा लगा गया जी और क्या महसूस किया आपने गया? बहुत अच्छा लगा, पूरा भारत वहाँ है ऐसा मुझे दिखा। एक दिन में 7-8 लाख लोग वहाँ पितृ तर्पण के लिए आते हैं। मैंने मतलब मेरी जो कल्पना थी कि गया जी बहुत छोटी जगह होगी और मतलब अव्यवस्था होगी, पर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 7-8 लाख लोग रोज आ रहे हैं पर कहीं पे भी कोई अव्यवस्था नहीं थी। बहुत अच्छी तरह से सब लोग पितृ तर्पण कर रहे हैं और आत्म संतोष सबको हो रहा है कि तो हमने भी जब पूजा की पितरों के लिए तर्पण किया। हमारी संस्कृति में पितृ ऋण कहा जाता है, जो हमारे पितृ हैं उनके प्रति हमारा ऋण अदा करने का एक जगह दी गई है। भगवान राम जी ने वहाँ अपने पितरों के तर्पण किया था और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए प्रार्थना की थी। तो देश भर के कोई भी ऐसा सनातनी नहीं होगा जो वहाँ आके एक बार पितृ तर्पण नहीं करता होगा। तो एक आस्था से जुड़ी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। विष्णुपाद मंदिर बहुत ही अच्छा है, मतलब वहाँ जाने के बाद एक बहुत संतुष्टि हुई। और फाल्गु नदी, बिहार में चुनाव जी और आप कई जगह घूमे, जी जी जी, क्या लग रहा है बिहार का मूड क्या है? बिहार का मूड स्पष्ट दिख रहा है, एनडीए की विजय सामने दिख रही है और लोगों ने बिल्कुल मन में तय कर लिया है कि जहां संस्कार नहीं है उस पार्टियों को हम सत्ता स्थान पे नहीं बिठाएंगे। जिस स्थान जिसके मंच पे से एक प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की दिवंगत माता को अभद्र भाषा में गाली दी जाए और जिन्होंने जंगल राज बना रखा था बिहार को, ऐसे पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं लाना, ऐसी हमारी महिलाएं संकल्पबद्ध हैं। नहीं, आप चूंकि आप पहले भी बताएं कि बिहार आने से डर लगता था, कहा जाता था जंगल राज है, गाड़ियां उठा ली जाती है, उस समय और भी तमाम तरह की चीजें होती थी। जैसे एक आईएएस थे विश्वास, उनकी पत्नी चंपा विश्वास, उनके माता जी, उनकी नौकरानी, इन लोगों का महीनों तक मतलब उनके साथ दुष्कर्म किया गया और एक आईएएस होते हुए अपनी प्राथमिकी दर्ज नहीं करवा सकते थे। इतनी समस्याएं थी उनके। वो कहते हैं कि हम बिहार को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग एनडीए की सरकार से और इससे लालू जी की सरकार से ये हो गई है, क्या बोलते हैं, लालू जी की सरकार और नीतीश सरकार इतने सालों से राज कर रही है। तो बिहार में हम शासन बदलना चाहते हैं जिससे रोजगार आ सके, शिक्षा आ सके, और इस तरह का प्रयास घूम के कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप जो स्वराज के प्रयासों को? जी, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कई पार्टियां आती हैं, आनी चाहिए, इसमें कोई दुविधा भी नहीं होनी चाहिए, आनी चाहिए। लोग समझते हैं कि एक नई पार्टी आके क्या कर सकती है। और जिसके अभी अध्यक्ष बने हुए हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, फिर बंगाल में ममता जी के लिए काम किया और फिर अब बिहार में आके खुद की पार्टी बना के बैठे हैं। उनको अपना शौक पूरा करने। अध्यक्ष खुद नहीं बने, अध्यक्ष के लिए और सूत्रधार तो वही है। तो ठीक है, उनको अपना शौक पूरा करना। प्रशांत किशोर जी एक तरफ कहते हैं कि एनडीए की सरकार, आरजेडी की सरकार से जो है जनता उब गई है, और प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा है कि जहां से आरजेडी मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी वहां से जनसुराज अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। क्या ऐसे ये साबित नहीं होता कि आरजेडी की टीम बनकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सामने दिख रहा है। वैसे उनके विरोध में काम कर रहे हैं और जब मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे तो खुद प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ये क्या बता रहे हैं? ये क्या प्रतिष्ठित करता है? वो हमेशा कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। उनका एक सभा में कहा गया, एक सभा में वो खुद ही बोल रहे थे, बता रहे थे, आम सभा थी, मुस्लिमों की ही सभा थी, उसमें उनके कहने का लहजा और मतलब ये था कि पहले अटल जी आए, आडवाणी जी आए, तो आप लोग को लगता था कि ये बहुत सख्त है हिंदुओं के मामले में।
आप डर के वोट कांग्रेस को दे देते थे, लेकिन हिंदुओं ने उनको नेता मान लिया। बाद में फिर मोदी जी आए, तो मोदी जी जब आए तो आपको लगने लगा कि मोदी जी बहुत सख्त है और हिंदू तो उनको नेता मान ही रहे हैं, और आपने फिर डर से कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दिया। लेकिन जब योगी जी आएंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों ही नर्म थे, नरेंद्र मोदी जी भी नर्म थे और हिंदू तो इनको नेता मान ही रहा है। तो एक तरफ कहते हैं कि लोग डरा के वोट ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसे लोगों को समझा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व न सख्त है न नरम है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा लोकहित का काम करके सबका साथ सबका विकास, इसमें कहाँ हिंदू और आया कहाँ मुसलमान आया। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से रास्ते बना रही है तो उसका उपयोग सब करेगा। भारतीय जनता पार्टी योजनाएं बना रही है, अभी आपने बनाया जीविका योजना बनाई, 1,40,00,000 महिलाएं यहाँ जीविका में लाभ ले रही हैं, तो उसमें मुसलमान बहनें भी होंगी, सब होंगे। तो जो जितना शौचालय बनाए तो शौचालय मुसलमानों के घर में भी बने होंगे। लाइट दी तो हर घर के मुसलमान के घर में भी लाइट गई है। शिक्षा दे रहे हैं तो मुसलमानों की बेटियां भी शिक्षा ले रही है, गैस की योजना है तो मुसलमानों के घरों में भी जा रही है। इसमें कहाँ मुसलमान और हिंदू कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ये तो वो लोग खुद विभाजित करने की ट्राई कर रहे हैं, वो कहते हैं कि डरा के वोट लेते रहते हैं, वो खुद ऐसी मानसिकता पैदा कर रहे हैं। आप खुद सोच, मैंने अभी आपको ट्रिपल तलाक का बताया, मुसलमान बहनों के हित की बात की है भारतीय जनता पार्टी ने, और जम्मू कश्मीर में से 370 की कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हमारे मुस्लिम भाई बहन कितने खुश हैं, वो वहां जाके उनको देखना चाहिए। और खुद पहले हमारे कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर जा नहीं पाते थे, अब भाई बहन वहाँ घूमने जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी स्टेट से कहे थे कि मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री है कि जिस समय पे बताया उस समय पे चुनाव करवाया, और एक जगह कहीं दंगे नहीं हुए, कहीं कोई होर हल्ला नहीं हुआ, कहीं फिर से पोलिंग कराने की जरूरत नहीं हुई, वो भी विपक्ष इंडिया अलायंस के साथ ही है। तो वही बात है, उनके खुद के अलायंस वाले कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव मतलब डर, हत्याएं होती थी, और अब बिना हत्याएं कहा ही जाता था कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, कोई झंडा उठाने कुछ भी नहीं हुआ है, आज तक कुछ नहीं हुआ है, और सब लोग अच्छी तरह से आराम से 300 जो भी जा सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके इस देश का विभाजन किया है, और खुद बोल रहे हैं कि जहाँ से आज के मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे वहाँ से वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अब देश का विभाजन कांग्रेस ने किया, हिंदू मुस्लिम करके ही किया ना, उसी आधार पे किया ना, हिंदू मुस्लिम के आधार पे किया ना, वही बैठे तो वही थे ना, जब चर्चा हो रही थी तब बैठे तो वही थे ना। तो हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम में मानने वाली है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में मानने वाली है, और ये करेंगे तो ही देश का विकास होगा। मुस्लिम भाई बहन बंधु भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, इस देश के विकास में उनका भी सहयोग चाहिए, और उनका सहयोग होगा, उनका विकास होगा तो ही देश विकास होगा। वो भी अगर इस देश के अंग हैं, वो पिछड़े रह जाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम बच्चों के हाथ, एक हाथ में भले कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षा होनी चाहिए, वो भी टेक्नोलॉजी में आगे आने चाहिए। तो ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ विपक्ष कर रहा है। अभी जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत जी कभी दिल्ली जाते हैं, कभी केजरीवाल जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए और अन्य पार्टियों के लिए, पहले भाजपा के लिए भी काम किया, लेकिन अभी इन दिनों मुख्य रूप से इंडिया अलायंस के साथ ही काम कर रहे हैं। जन स्वराज का फंडिंग का मुख्य रूप से जो फंडिंग सोर्स जो है उसका मुख्य रूप से शराब कंपनियां और इंडिया गठबंधन शासित राज्यों के एनजीओ से क्यों मिलता है? करप्ट लोग हैं, पहले तो काम किए, भ्रष्ट लोग हैं, तो भ्रष्ट लोगों को भ्रष्ट से मिलेगा। हर जगह करती पड़ती है। सोच रहे हैं ममता दीदी का पश्चिम बंगाल में उनको फंड कहाँ से मिल रहा है वो सबको पता है। वो कहते पड़ते कि हमने उनके लिए काम किया है तो हमारा सहयोग कर रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है? मोरल सहयोग अलग बात होती है, विचारों की सहयोगिता अलग बात होती है, फंडिंग के सहयोगिता अलग बात होती है ना।
विचारों की सहयोगिता लो आप, अगर आप उनके विचारों से मेल खा रहे हैं आपका तो, पर उनके विचारों से भी मेल कैसे खाएगा? क्योंकि ममता दीदी तो पता है हमको, बांग्लादेशियों को घुसपैठियों को घुसा के हमारे यहाँ के मुसलमानों के हक पे हकों की हत्या कर रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा मुसलमान रोहिंग्या अन्य देशों से यहाँ आएंगे तो नुकसान तो हमारे देश के मुसलमानों को ही होगा ना, उनके रोजी रोटी पे होगा ना। तो हमारे देश के मुसलमानों के हक पे का नुकसान कर रही है, और उनको ये हमारे ये प्रशांत किशोर जी उनको साथ दे रहे हैं। आज विपक्ष अधिकार की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, जैसा कि आप बताए भी थे कि मंच से गाली दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के मोदी जी के, कभी अमित शाह जी को जिला बदर कर दिया गया। जिला बदर का मतलब होता है दर्शकों कि किन्हीं को अपने क्षेत्र में नहीं जाना, कोई जो क्षेत्र प्रतिबंधित हुआ है या राज्य प्रतिबंधित हुआ है या हाउस प्रतिबंधित हुआ है, अलग अलग होते हैं, उस तरह से वो वहाँ नहीं जा सकते। यही होता है ना, उनको गुजरात से बाहर भेजा गया था, गुजरात में एंटर नहीं कर सकते, गुजरात में एंटर नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को कहा गया कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और अभी विपक्ष कह रही है कि तानाशाही कर रहे हैं हम पे, हमको ये नहीं दे रहे हैं, ऐसे वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चोरी करके सरकार बना ली, और यहाँ तो उनको जाने से रोक दे रहे थे। लोकतंत्र की हत्या बार बार, एक बार नहीं बार बार कांग्रेस ही करती है, क्योंकि एक तो पारिवारिक पार्टी है। लोकतंत्र होना चाहिए तो सबसे पहले पक्ष के अंदर तो लोकतंत्र होना चाहिए। कौन से पक्ष में, जैसे कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये सारी पार्टियां देखा जाए तो पारिवारिक पार्टियां हैं। लालू जी के बाद उनके बेटे, पुत्र, फिर उनके बाद उनकी पुत्री, उनकी पत्नी, मतलब कौन से व्यक्ति ऐसे हैं उनकी पार्टी में जो बाहर से आके इस पार्टी का नेतृत्व संभाल पा रहे हैं? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। उधर यूपी में भी देखा जाए, एसपी समाजवादी पार्टी है, वो खुद मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल, तो मतलब सब पारिवारिक पार्टियां हैं। साउथ की पार्टियां देखने जाओ तो भी पारिवारिक पार्टी हैं। लोकतांत्रिक पार्टी जो सिर्फ एक है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नेतृत्व कभी भी पता नहीं होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। जो कार्यकर्ता होगा, बूथ में बैठने वाला कार्यकर्ता भी वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। जैसे कि हमारे अमित भाई शाह एक बूथ के कार्यकर्ता थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जेपी नड्डा जी एक वार्ड में काम करते करते राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हमारे प्रधानमंत्री जी जो वडनगर के छोटे सी जगह पे वाराणसी, वडनगर से वाराणसी, वाराणसी से वर्ल्ड, क्योंकि आप बहुत नजदीक से देखे हैं मोदी जी, जी। और चूंकि बाद के दिनों में उनको बाहर जाने से रोका गया, जैसा कि अमित शाह जी को बदल कर दिया गया था, तो वो फिर उनको गुजरात में जाना नहीं था। तो इन सब चीजों को, और नरेंद्र मोदी जी को आपने बहुत नजदीक से देखा, आप बहुत अच्छा जानते होंगे। आप आज उनका जन्मदिन भी है। आज जब हम लोग इस बातचीत का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज 17 सितंबर है, और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो कुछ ऐसे बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें मोदी जी के बारे में। जी, नरेंद्र मोदी जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, उनके बारे में शब्द कम हो जाते हैं। उनका पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा पुंज है पूरा, जिसके प्रकाश में, जिनके ओरा में हम बैठते हैं तो कुछ न कुछ हमें लगता है कि हमें कुछ ग्रहण करना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहिए। छोटी सी जगह पे, वडनगर जैसी छोटी सी जगह पे, बहुत गरीब परिवार में चाय बेचने वाले पिता के पुत्र धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आते हैं, प्रचारक बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हैं, करते राष्ट्रीय लेवल तक के संगठन में काम करते हैं, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, और जब आप मंत्री भी थे और आप उन्हीं के, और गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक मॉडल स्टेट, पूरे देश भर में विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा उन्होंने प्रमाणित की थी। ये विकास कैसा होता है और हमारे पूरे देश का विकास किस दिशा में जाना चाहिए, ये उन्होंने प्रमाणित किया था। एक मंत्री के रूप में उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? क्योंकि आप उनके सरकार में मंत्री रहे। बिल्कुल, उनकी मतलब जैसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने कड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं, अपने नीतियों के साथ कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई
कमी नहीं देखना नरेंद्र चाहते मोदी सिद्धांतों के प्रिय है, ये बिल्कुल हकीकत है। पर दीर्घ दृष्टि है उनको, दीर्घ दृष्टा, मतलब उनको वो कभी भी 5 साल की बात का नहीं सोचते हैं। जो भी योजना बनाते हैं 50 साल के बाद की या 100 साल के बाद की बनाते हैं, इतनी उनकी दीर्घ दृष्टि है। और जो सोचते हैं वो जन समाज के लिए सोचते हैं, जनहित के लिए सोचते हैं। कभी भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना है, खुद के लिए भी नहीं सोचते हैं। वो समाज का हित कैसे होगा, और समाज में भी अंत्योदय, पंडित दीनदयाल जी का मंत्र उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। मतलब बिल्कुल जो आखिरी व्यक्ति है उसकी उन्नति कैसे होगी, यही वो सोचते हैं। और यही जब उन्होंने सोचा है तभी वो निस्वार्थ भावना से राष्ट्र प्रथम बाकी सब पीछे, ये सोच के काम करते हैं। तो हम समझ लो कि ये उनकी सोच है, तो यही हमारे लिए प्रेरणा है, तो हमको भी यही करना है। वो 18 घंटे काम करते हैं। ऐसा कहा जाता था, कई लोग बताते थे तो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आप नहीं। और आज का नहीं, बहुत पुराने दिनों में उनके साथ वो काम किया है। आज तक जब तक मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब तक उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन तक छुट्टी नहीं ली। आप सोच लो 2001 से लेके 2025 चल रहा है, 24 सालों में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेके 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री का मिल सकता है देश को। और उसको अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लोग खुद 7 बार विदेश दौरा करके आ गए, छुट्टी विदेश दौरा करते हैं देश की, और बिना बताए हुए। अभी सबसे बड़ा बवाल हो गया है कि बताते ही नहीं। एक तरफ पंजाब, एक तरफ के साथ एयरसेल की सुरक्षा है, एक तरफ पूरे पंजाब बाढ़ में फंसा हुआ है, उत्तर भारत पूरा हिमाचल उत्तराखंड बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो ये यात्रा पूरी होने के बाद थकान मिटाने के लिए विदेश चले गए। अब पंजाब में जाके पुलिस वाले समझ गए कि ये देश का पार्ट नहीं है। अभी बिहार आए थे, तो बिहार में पिछले दिनों जो आपने साउथ के पार्टियों के बारे में बताया, स्टालिन जी को आए थे, उनके बेटे ने हिंदू धर्म को HIV एड्स से तुलना कर दी। और उसके बाद उन्होंने और भी कई लोगों को बुला के यहाँ पे तमाम तरह के कार्यक्रम करवाए हैं। अभी उनके केरला के इससे बीड़ी से तुलना कर दिया गया बिहार को। तो वो देखिए, वो शुरू से वो इस देश के विरोधी हैं, समाज के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने भगवान राम को ही नहीं माना कि भगवान राम एक कल्पना है। हाँ, उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक राम है, रामायण जैसा कुछ है ही नहीं, ये काल्पनिक कथा लिखी गई है। उस देश को संस्कृत खाली बाहर से जनेऊ, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने से कोई भगवा आतंकवाद जो मध्य प्रदेश में, चूंकि आप महिला है, उनको कितना मतलब इतना मारा गया, वो जब अभी बड़ी हो गई, उनको भी निर्दोष घोषित किया गया, तो उनको मारा गया और ऐसा मारा गया कि अपाहिज हो गई, चल नहीं पाती है। जो एक साध्वी जो अपना जीवन संपूर्ण समाज सेवा में, धर्म की सेवा में, मतलब जो उन्होंने अपने आप को लगा दिया, और उस समय एक ये धारणा बनाने के लिए आपको भी, आपके भी मामलों में अगर देखा जाए तो उससे भी मामला है, आप कहीं नहीं, आप तो सेवा करने में है और आपको भी वैसा ही किया गया, आप भी निर्दोष हो, वो भी निर्दोष हो। लेकिन ये जो पूरा समय चला जाता है, उसके बाद कहा गया कि ये भाई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद है, ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के तहत पूरे देश को बदनाम, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। साध्वी प्रज्ञा जी, उनकी सिर्फ गाड़ी का विषय था, गाड़ी तो उन्होंने बेच दी थी, उनका खुद का कोई रोल नहीं था, और सारे लोगों को बरी कर दिया न्यायालय ने बरी कर दिया। पर जब तक उनको पकड़ा गया था, जिस हिसाब से उनको प्रताड़ित किया गया था, बोले कि रात रात भर पीटा जाता था, अकल्पनीय है। एक महिला को इस अकल्पनीय है। वो महिला सम्मान की बात कर, महिला सम्मान की बातें कर रहे हैं। अगर वो दोषित आपको लगती है तो आप कानूनी तौर से उस पर कार्रवाई कीजिए ना। प्रताड़ित करना, मारना, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? तो ऐसे और इस तरह से मारना कि वो अपाहिज हो जाए, इस तरह से सताना कि व्यक्ति ऐसे अवसाद में चला जाए जिसमें दवाई काम न करे, जिसको आत्महत्या की प्रवृत्ति, मतलब आत्महत्या की, महिला के विरोधी हैं, हमारे संस्कारों के विरोधी हैं। माता जी दिवंगत माता जी को गाली देते हैं, ऐसे संस्कार वाले लोग हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, महिला को प्रताड़ित करते हैं, अपनी खुद की पुत्र वधू पे प्रताड़ना करते हैं। तो ऐसे लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, ये दम्भ ही है ना, ये दम्भ है। आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, राजनीति से हटकर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी जो महिला मित्र हैं, जो भी मातृ शक्ति है,
चूंकि आप बिहार घूम रहे हैं और हमने देखा है कि आपके सभाओं में अच्छी खासी भीड़ हो रही है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं जगह जगह बहुत सारी महिलाएं आपके आसपास बैठी मिल रही हैं, तो आपने तमाम जगहों पे देखा है। और चूंकि आप डॉक्टर हैं और महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक डॉक्टर, एक चिकित्सक होने के नाते उन महिलाओं में आपको स्वास्थ्य के प्रति कौन सी कमी दिखी, और आप ये ऐसा क्या बताना चाहेंगे जिसको महिला अपना के अपने जीवन में स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा हो सके महिलाओं के लिए? सबसे पहले महिलाओं को स्वस्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही चाहिएगा। खुद स्वस्थ होंगी तो परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, परिवार की जिम्मेवारी, पूरे परिवार की जिम्मेवारी उनके ऊपर रहती है। तो खुद स्वस्थ रहे। हमारी महिलाएं इतनी भोली भाली होती हैं, डेडिकेटेड, समर्पित होती हैं परिवार के लिए। खाना पूरे परिवार को खिलाती हैं, बच जाता है तो खुद खाती हैं, सबसे लास्ट में खाती हैं, बच जाता है तो खाती हैं, नहीं तो नहीं खाती हैं। तो ये ठीक नहीं है। खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ये पूरे परिवार के लिए परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महिलाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। और जितनी भी बीमारियां आती हैं उनके लिए अवेयरनेस महिलाओं में होनी चाहिए। उस बीमारियों से कैसे बचना अपने आप को, उसके लिए अवेयरनेस उनको होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हमारी सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर प्राइवेट में भी इलाज कराना हो ना तो 5 लाख तक का बिल हमारी सरकार दे रही है। ऐसे पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इस योजना का लाभ लेके अवेयर करके अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने की कल्पना करनी चाहिए। और दूसरी बात कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, भोजन का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हम ज्यादातर ऐसा खाना खा लेते हैं जो स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसा खाएंगे वैसा दिखेगा। हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन नहीं करना चाहिए। जो स्वास्थ्य के हितकारी फल फ्रूट खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट की अगर हो सकती है तो वो खाना चाहिए। फल फ्रूट खाते हैं तो फल फ्रूट नहीं खा सकते, तो चना और गुड़ ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। चना आपको प्रोटीन देता है, गुड़ आपको आयरन और कैल्शियम और सब कुछ देता है। तो जो अगर अकॉर्डिंग नहीं है तो चना गुड़ भी खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पर समय से खाना चाहिए, प्रमाण में खाना चाहिए और अच्छी तरह से खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। तो माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो अगर खुद स्वस्थ न रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही आएंगे। अगर गर्भवती महिला अच्छा खाना नहीं खाएगी तो उसका बच्चा भी माल न्यूट्रिटेड पैदा होगा, तो पूरे देश के लिए हानिकारक है। क्योंकि स्वस्थ बच्चा देश को देना ये महिला का कर्तव्य बनता है। तो ये समाज सृजन का काम महिला करती है। तो स्वस्थ बच्चों का निर्माण करके इस देश को समर्पित करना ये भी महिलाओं का काम है। ये हमारा पूरा बातचीत है। हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप आखिरी हमारा सवाल है, यूं का है कि हमारी बातचीत को लोग क्यों देखते हैं, या आप समाज को एक संदेश जो देना चाहते हैं जिसके कारण इस हमारी बातचीत को लोगों को देखना चाहिए? मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले हमको हमारे देश को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्र प्रथम, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और राष्ट्र प्रथम में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने आप को चैतन्यवान रखे, आत्म गौरव से भरपूर रखे। हम इस देश के रहवासी हैं, इसके लिए सबको गौरव प्राप्त हो, ऐसी भावना के साथ आगे बढ़े और स्वस्थ रहें। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। आत्मविश्वास रखें, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज होती है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि इस देश को विकसित करना है और उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ की जनता का प्रयास होगा तो ही हमारा देश विकसित हो पाएगा। और उसके लिए चाहिए हर व्यक्ति चरित्रवान हो, हर व्यक्ति ये समझे कि ये देश मेरा है और मुझे हमारे देश के लिए कुछ करना है, समर्पित भावना से करना है। अगर ये होगा तो हमारा देश को विकसित होने में कोई रोक नहीं पाएगा। हम दुनिया के सब देशों को पीछे करके आगे आने की क्षमता रखते हैं, इतनी क्षमता हमारे देशवासियों में है। तो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और इस देश के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। हम आपसे जानना चाहते हैं
हम आपके साथ एक रैपिड राउंड करते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से हम कुछ नाम बताएंगे आप जी जी कुछ सवाल करेंगे जिसमें आपको अपने हिसाब से बताना है, बहुत कम शब्दों में ही, एक अक्षर में ही, कि उनका मतलब उनको आप कैसे देखते हैं, आपकी पसंद क्या है। सबसे पहला नाम जो हम आपके समक्ष रखने वाले हैं वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरा जीवन प्रेरणादायी, अमित शाह जी का। एक सच्चा कार्यकर्ता, जेपी नड्डा जी का। समर्पित कार्यकर्ता। आपको सिनेमा देखना पसंद है? जी, सिनेमा देखना चाहिए। जो सिनेमा कुछ लक्ष्य के साथ मैसेज देने वाली हो उसको ही देखना चाहिए, बाकी नहीं देखना चाहिए। सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखना चाहिए, जो जिससे कुछ अपने को मैसेज मिलता हो ऐसे देखना चाहिए। आप किस तरह का जो सिनेमा है वो बता दें, आप किस तरह के हीरोइन और हीरो को पसंद करते हैं, जैसे आपका फेवरेट, मैं आप जैसे सबसे ज्यादा आपके चहेते हीरो और नहीं, चाहता हीरोइन का बात नहीं, सब चाहते हैं, सब अच्छे हैं। जो कुछ ना कुछ मैसेज देने वाली फिल्में करते हैं वो अच्छे लगते हैं। हम जैसे क्या कुछ बायोपिक्स हैं, अच्छी बायोपिक्स हैं, जिनके जीवन में से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे फिल्में जो करते हैं, जो भी करते हैं वो सब अच्छे होते हैं। अमिताभ बच्चन कैसे? अच्छे बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपको परेश रावल कैसे लगते हैं? आपके गुजरात के? हाँ, गुजरात के हैं, सांसद भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे आपके कलाकार। ही पार्टी से सांसद? जी जी जी, बहुत अच्छे कलाकार हैं। जी। कलाकार बहुत अच्छे। अच्छा, आप बिहार आए हैं, जी। बिहार में भोजपुरी बोला जाने वाला एक बहुत बड़ा, बिहार और यूपी में काफी भोजपुरी बोला जाता है। बिहार के एक चर्चित राजनेता भी है, पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं और गायक भी है। भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं, मैं नहीं सुन पाई। पवन सिंह को जानते हैं? हाँ, नाम सुना हुआ है, कहीं कहीं एक झलक देखी हुई भी है, तो ज्यादा मैं नहीं देख पाई। पवन सिंह को देखा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हाँ। भोजपुरी गाना चुप उतना नहीं सुने। आपका परिवेश गुजरात से रहा है इसलिए। ठीक, मैम आपने अपने कीमती समय में से, चूंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल था फिर भी आपने समय दिया और दर्शकों आपको बताएं कि ये जो सवाल थे इतने आसान नहीं थे। कई ऐसे सवाल थे हमारे जो उस समय के या आज के समय के बहुत कठिन प्रश्न थे जो इनके जीवन में हुआ भी। आमतौर पर लोग बचना चाहते हैं, लेकिन जितनी सहजता से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत पूरे परिवार की तरफ से आपका आभार, पूरे बिहार की तरफ से आपका आभार। बिहार आएंगे और हम कहेंगे कि बिहार प्रगति कर रहा है, आपने देखा भी है, और बिहार आने के लिए डरना नहीं है। यहाँ पे भी आपके चाहने वाले, आपके भाई, आपके बंधु, आपके सहयोगी बहुत सारे हैं। आप बिहार आते रहें, अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बिहार आके बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी पूरी बातचीत कैसे लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हम प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे किस्से सुनाएं, कुछ अच्छे लोगों से मिलवाएं। चुनाव है, आएंगे जाएंगे, चुनावी चर्चाएं भी होंगी, लेकिन तमाम तरह के जो जीवन में परेशानियां हैं उनसे संबंधित भी जानकारी, और किन्हीं लोगों ने अपने जीवन को कैसे जिया है ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा, यात्रा गतिमान है, लेकिन आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो हमारे अन्य सोशल मीडिया चैनल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो अभी एक्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा नाम विनीत बिहारी सन्नी है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, देखते और सुनते रहें फर्स्ट एंड फास्ट नेटवर्क को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।